Hello friends, myself Mayank Srivastava from Ambalika Institute of Mechanical Engineering, Department of Mechanical Science, Mechanical Engineering, which is affiliated with APJ Abdul Kalam Technical University. Today I am going to teach a subject Material Engineering और आज का मेरा टॉपिक है मैकेनिकल टेस्टिंग। एक्चुअली फ्रेंड्स होता क्या है कि अभी तक जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया आपको कि कोई भी मटेरियल कैसे बनता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, और वन बाय वन हमने उसमें डिजाइनिंग के एस्पेक्ट्स आपको बताए कि कैसे कैसे डिज़ाइन करते हैं, किन किन बेस पे आप उनको डिजाइनिंग लेते हैं और उसके बाद उसके पैरामीटर्स को चेक करते हैं और कौन कौन से रूल्स या कौन कौन से नॉर्म्स को फॉलो करते हुए किसी भी मटेरियल्स को बनाया जाता है। अब बात आती है कि मटेरियल आपका मान लीजिए बन के तैयार है या बनने के प्रोसेस में है, तो उस केस में क्या होता है, आपको टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है। अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे तो फेल्योर के चांसेस होंगे। अब टेस्ट कैसे करना है, कितने टाइप के टेस्ट होते हैं, कौन कौन का से टेस्ट का क्या क्या यूज होता है, कौन सा टेस्ट किस मटेरियल पे करते हैं, तो ये सारे टर्म्स हम आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो आज का जो है मैकेनिकल टेस्टिंग जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं, दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। जैसा कि आप नाम से ही समझ में आ रहा है आपको कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, डिस्ट्रक्टिव मतलब कि कोई भी स्पेसिमेन पे आप टेस्ट करें और वो आपका डिस्ट्रक्ट हो जाए। डिस्ट्रक्ट मतलब कि यूज लायक ना बचे और टूट जाए या उसमें फ्रैक्चर आ जाए या फेल्योर हो जाए। तो इस तरह की जो भी टेस्टिंग होती हैं उन्हें आप डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहते हैं। उसके बाद आता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग वो टेस्टिंग होती है जिसमें स्पेसिमेन आपका ब्रोकन आउट ना हो या ख़राब ना हो, आप उसे दोबारा रीयूज कर सकें। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इन विच द स्पेसिमेन ऑफ मटेरियल आर फ्रैक्चर्ड और डिफॉर्म्ड। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग वो होती है जिसमें मटेरियल आपका या स्पेसिमेन आपका फ्रैक्चर हो जाए या आपका डिफॉर्म हो जाए, तो उसे आप डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहते हैं। और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होता है, वो टेस्टिंग जिसमें मटेरियल आपका ब्रोक आउट हो जाए और आपका दोबारा यूज के लायक बचा रहे, आप दोबारा उसमें उसको यूज कर सकते हैं। दैट इज़ नोन एज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे आने से पहले आपको एक टर्म्स और बताना चाहता हूँ कि जो भी टेस्टिंग होती है उससे पहले हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी जैसे पढ़ाया था, एक टर्म होता है CMP। C स्टैंड्स फॉर कॉन्फ़िगरेशन, M स्टैंड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग और P स्टैंड्स फॉर प्रोसेस, या M स्टैंड फॉर मटेरियल्स एंड P स्टैंड्स फॉर प्रोसेस। तो ये CMP जो टर्म होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दो ही इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं किसी भी स्पेसिमेन को डिज़ाइन करने के लिए या बनाने के लिए या उसको मार्केट में लॉन्च करने के लिए। एक होता है आपका डिज़ाइन और एक होता है आपका टेस्टिंग। तो डिजाइनिंग के लिए क्या होता है आपका, जैसे आपका जैसे हमने आपको बताया दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिज़ाइन और एक होता है आपका टेस्टिंग। डिज़ाइन में क्या होता है आपका टर्म आता है, तीन टर्म आते हैं आपके, ये होता है C, ये होता है M और ये होता है आपका P। मतलब आपका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, M होता है आपका मटेरियल आपको पता होना चाहिए और P होता है आपका प्रोसेस, किस किस प्रोसेस को फॉलो करेगा। हम जल्दी से आपका कवर अप करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है आपका कि मटेरियल का साइज कौन सा लेना है, कितना बड़ा होगा, लेंथ उसकी पता होनी चाहिए, विड्थ आपको पता होनी चाहिए, उसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए, उसके केमिकल रिएक्शंस पता होने चाहिए कि कौन सा मटेरियल में क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन में आता है कि आपका नॉर्म्स आपको कौन कौन से लेने होते हैं। मटेरियल इनके बेस पे ही आप सेलेक्ट करते हैं, किसके बेस पे, कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे, और उसके बाद आप सेवरल प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और जो लास्ट का टर्म होता है वो होता है इन सब करने के बाद आप क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म होता है किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए, जो कि आज की डेट में अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फेल्योर होगा आपका, मास प्रोडक्शन आप नहीं कर पाएंगे, आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा और आप मार्केट में स्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को सस्टेन करने के लिए आपको ये बेसिक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। अब बात आती है कि ये जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है ये क्यों ज़रूरी है, क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण इसका नेसेसिटीज़ होती हैं। तो इसमें क्या होता है, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल कैन नॉट बी काउंटेड इन अ फिंगर। मींस कि जो भी इंजीनियरिंग मटेरियल के जो भी एप्लीकेशन है वो आप फिंगर पे काउंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि सेवरल टाइप्स के एप्लीकेशंस होते हैं। हो सकता है एक ही इक्विपमेंट कई जगह यूज हो रहा है, तो
उसका अलग इन्वायरमेंट होगा, अलग लोड आएगा उसके ऊपर, तो वो अलग तरह से बिहेव करेगा। तो इन सब चीज़ों को अगर ब्रीफ में पढ़ना है तो आपको डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसके बारे में या टेस्टिंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर डिजायर्ड ऑफ फॉर डिफरेंट यूटिलिटीज़, जो हमने आपको अभी बताया कि अलग अलग प्रॉपर्टीज़ अलग अलग यूटिलिटीज़ के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल इलास्टिसिटी इज़ डिजायर्ड इन प्रिसीजन मशीन्स, मतलब कि इलास्टिसिटी की क्वालिटी, अगर कोई भी प्रिसीजन मशीनिंग प्रोसेस है तो उसमें इलास्टिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, अगर ऐसा नहीं होगा तो फेल्योर के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर बात आती है स्टिफनेस की। स्टिफनेस जो है वो आपका इसमें जैसे लिखा हुआ है कि स्टिफनेस इज़ डिजायर्ड इन बीम एंड कॉलम। अब कॉलम में स्टिफनेस की ज़रूरत होती है, उसको स्ट्रांग होना चाहिए वरना वो बकलिंग आ जाएगी उसमें। अगर फ्रेंड्स एक सिंपल है कि अगर बात करते हैं कि बहुत से बच्चे इंजीनियरिंग कर लेते हैं उसके बाद भी उनको कई चीज़ें नहीं पता होती, जैसे रॉड क्या होता है या बीम और कॉलम में क्या अंतर होता है या स्टड्स क्या होते हैं। तो एक लाइन में आपको बताते हैं कि अगर बात करते हैं रॉड क्या होता है आपका सिंपली स्ट्रक्चरल व्हील होता है जो कि वन डायमेंशनल लॉन्गर देन द अदर, मतलब कि एक डायमेंशन जो होता है रॉड का वो दूसरे डायमेंशन में से बड़ा होना चाहिए, उसे आप रॉड कहते हैं। तो अब रॉड और अगर वो क्या कहते हैं उसको बार की बात करें तो रॉड और बार में अंतर क्या होता है। अगर मान लीजिए ये आपका पेन है और अगर इसमें कोई भी लोड नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल सिंपल ऐसे ही है, पड़ा हुआ है या रखा हुआ है, तो इसे आप रॉड कहेंगे। और अगर इसकी बात करते हैं हम अगर कि इसको हम कब बार कहते हैं, अगर ये सिंपली अपने वेट के कारण लटक रहा है, तो ये खुद के सेल्फ वेट के कारण लटक रहा है। कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी ऐसी स्टील जिसका एक लेंथ या वन डायमेंशन जो है दूसरे से ज़्यादा हो और वो ऐसे अपने सेल्फ वेट के कारण लटक रहा है, तो उसको आप कहते हैं बार। अब बात करते हैं अगर इसी को आपको साफ्ट में या सैफ्ट में कन्वर्ट करना होता है तो सैफ्ट किसे कहते हैं। तो अगर यही चीज़ आपकी इसमें हम कोई भी पावर ट्रांसमिशन कर दें या कोई भी मोटर लगा दें और इसको रोटेट फॉर्म में रोटेट करा दें, ये अगर रोटेट करने लगे तो इट इज़ नोन एज अ साफ्ट, ये आपका साफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात आती है कॉलम की। अब कॉलम किसे कहते हैं, अगर मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल आपने घर में अपनी छत देखी होगी, तो उसमें जैसे मान लीजिए ये आपका एक रॉड है अभी और इसके ऊपर आपका लोड आ रहा है। अब ये लोड इसके लैटरल एक्सिस के अलोंग आ रहा है, मतलब ऊपर की ओर लैटरल एक्सिस के अलोंग आ रहा है, तो इसे आप कहते हैं कॉलम। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब बात आती है रेजिलेंस। रेजिलेंस इज़ डिजायर्ड इन स्प्रिंग, जो आपको पहले ही बताया था कि अगर स्प्रिंग है और उसमें रेजिलेंस की क्वालिटी नहीं है तो स्प्रिंग फेलियर हो जाएगा। रेजिलेंस मीन्स एनर्जी को सेव करना और उसके बाद फिर से डाइवर्ट करना, तो वो स्प्रिंग की क्वालिटी होती है क्योंकि वो शेप को रीगेन कर लेता है अपनी इस क्वालिटी के कारण। अब डक्टिलिटी इज़ रिक्वायर्ड या डिजायर्ड इन अ कोल्ड वायर ड्राइंग प्रोसेस। अगर डक्टिलिटी की बात करें, कोल्ड वायर की बात करें, कोल्ड वायर ड्राइंग क्या चीज़ होती है कि क्रिस्टल को बिना फेल्योर करे अपने शेप को चेंज कर ले, तो उसे आप कोल्ड ड्राइंग प्रोसेस कहते हैं। तो उसमें डक्टिलिटी की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है आपका हार्डनेस एंड टफनेस इज आर डिजाइंड फॉर अ टूल। अगर कोई भी टूल आप प्रिपेयर कर रहे हैं या टूल को डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें हार्डनेस के साथ साथ टफनेस की भी क्वालिटी होनी चाहिए। हार्डनेस मींस उसमें स्क्रैच नहीं आने चाहिए, उसकी अपर सरफेस हार्ड होनी चाहिए, जल्दी उसमें कोई भी फेल्योर ना आए, क्रैक्स ना आए, तो ये सारी चीज़ें हार्डनेस हो गई। लेकिन टफनेस क्या चीज़ होती है, उसमें लोड बियरिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए। अगर उस पर लोड आ रहा है या अब आप खुद ही सोचिए कटिंग टूल्स है तो उस पर कितना लोड आता है, अगर वो किसी भी मटेरियल को कट कर रहा है तो उस पर जो भी लोड आएगा, वाइब्रेशन आएंगे, जो भी और भी स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, तो उसको बियरिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि हार्डनेस और टफनेस भी होनी चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर्स जब किसी चीज़ में होंगे तभी आप उसमें टेस्टिंग करते हैं उसके सारे पैरामीटर्स पे। जैसा कि लिखा हुआ है कि दीज नेसेसिटेट्स टेस्टिंग ऑफ मटेरियल, यही कारण होता है, यही सारे फैक्टर होते हैं जिनके कारण टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, द टेस्टिंग मे बी डन ऑन आइदर फुल स्केल प्रोटोटाइप प्रोडक्ट्स एट अ साइट और स्मॉल स्केल स्पेसिमेन इन लेबोरेटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है कि कोई भी टेस्टिंग अगर आप करते हैं या तो उसका एग्जैक्ट मॉडल बनाएं जिस चीज़ का या टेस्टिंग करना होता है, और एग्जैक्ट मॉडल या प्रोटोटाइप मॉडल जो फर्स्ट आपका लिखा है कि फुल स्केल, जो वर्ड लिखा है फुल स्केल प्रोटोटाइप प्रोडक्ट एट साइट, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट, मान लो आपको कार बनाना है, अब आपको कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कार डेवलप करना है तो उसका प्रोटोटाइप मॉडल बनाओ और जो कि साइट पे एग्जैक्ट की तरह वर्क कर रहा हो।
फुल स्केल मतलब कि जो एग्जैक्ट में डायमेंशन है वही डायमेंशन आपको यहाँ पर भी रखना पड़ेगा उस मॉडल में भी। एक्चुअली डिजाइनिंग के जो प्रोसेस होते हैं उसमें जो बेसिक मॉडल होते हैं वो जो सबसे पहला होता है आपका नीड एनालिसिस। आपको नीड पता होनी चाहिए कि आपको क्या बनाना है। अब नीड पता करने के लिए आप क्या करते हैं, सर्वे कराते हैं। कोई भी इंडस्ट्री अगर कुछ भी बनाना है तो उसके लिए आप सर्वे कराते हैं। सर्वे क्या किस चीज़ का होगा कि हमको क्या चीज़ बनाना है। आप मार्केट में सर्वे कराओगे, आप सर्वे करा के क्या करते हैं, डेटा आपके पास इकट्ठा हो जाता है। अब एक बार आपके पास डेटा इकट्ठा हो गया, फिर आप क्या करते हो, एनालिसिस करते हो, उस डेटा के ऊपर एनालिसिस करते हो। अब एनालिसिस में क्या क्या टर्म होते हैं, अब जैसे मान लीजिए डेटा हुआ आपके पास, अब आपको मान लो फॉर एग्जांपल पेन बनाना है। अब पेन बनाने के लिए आपने सर्वेयर को भेजा, सर्वे करा, उस मार्केट पे गया, लोगों से पूछा किस टाइप का चाहिए क्या है, तो उसने बताया कि लाइट इन वेट दे दीजिए, हाई ग्रिपिंग पावर दे दीजिए, इजी टू ग्रिप दे दीजिए, या आपका लो इन कॉस्ट होना चाहिए, या कुछ ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि ऐसा पेन बना दीजिए जो कि कभी ख़त्म ही ना हो। तो ये जो टर्म्स आते हैं, आपको कभी भी निगेटिव एस्पेक्ट को छोड़ना नहीं होता है अगर आप डिजाइन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को। हो सकता है कोई बोल दे हमको डायमंड का पेन दे दीजिए, तो उस केस में अब अगर आप निगेटिव एस्पेक्ट को छोड़ देंगे, डेटा जो आपको मिलेगा आपको सारे एस्पेक्ट को कंसिडर करना होगा। अगर आपने निगेटिव एस्पेक्ट को छोड़ दिया तो उस केस में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि आप इन्वेंट नहीं कर सकते हैं, आप हमेशा कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। इन्वेंट करने के लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ अलग करना होगा, तो उस केस में जितने भी निगेटिव एस्पेक्ट आते हैं आपको उनको ज़रूर कंसीडर करना पड़ता है। अब बात आती है कंसीडर करने के लिए जो थर्ड स्टेप होता है, डेटा आपको मिला, आपने उसमें कंसीडर करा, तो उसमें सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है कि उसमें जो भी चीज़ वो मार्केट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम बनाने में फीजिबल हैं कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है। फिजिबिलिटी टेस्ट होती है। फिजिबल में आपको क्या देखना पड़ता है, मैन पावर मतलब हमारे पास उतना मैन पावर है कि नहीं, और है तो टेक्निकल स्किल है कि नहीं उनके अंदर। उसके बाद मशीनरी, नेक्स्ट स्टेप आता है मशीनरी, मतलब मान लीजिए डायमंड बोला था तो मैन है हमारे पास, अब मशीनरी है कि नहीं। अब मशीनरी अगर है तो उसमें जो न्यूली टेक्नोलॉजी, अपडेटेड टेक्नोलॉजी है उस पर काम करने के लिए स्किल पावर है कि नहीं। अगर मान लीजिए दोनों चीज़ हैं तो हमारे पास उतनी प्रॉपर मनी है कि नहीं। अगर मनी भी है तो ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं, फिजिबिलिटी देखना पड़ता है, मतलब हम फिजिबल हैं बनाने के लिए, और बनाने के बाद जब मार्केट में वो प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो उसकी फिजिबिलिटी कितने दिन तक रहेगी। अगर ये सारी चीज़ें हमको पता होंगी तभी हम मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे, और इन सब चीज़ों को अच्छे से करने के लिए टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो अब वन बाय वन ये अगर हम फिजिबल हो गए तब उसके बाद क्या होता है, हम मॉडल बनाते हैं। एक मॉडल मतलब मॉडल इन द सेंस जो प्रोटोटाइप मॉडल होता है, जो रियल वन की तरह एज अ साइट पे काम करे, उससे एक छोटा सा मॉडल बनाते हैं। रेशियो में कम होना चाहिए। रेशियो में कम का क्या मतलब होता है कि जो एग्जैक्ट वन है, मान लीजिए कोई भी चीज़ है, मान लो एरोप्लेन है, तो वो रेशियो में तो बड़ा होगा, लेकिन आपको छोटा मॉडल बनाना है तो एक छोटा सा मॉडल बनाएंगे उसके रेशियो में, और उसके बाद आप क्या करते हो, वन बाय वन जितना लोड वहां पर आएगा उस रेशियो में, जितना डायमेंशन में कम करे उतना लोड में भी आप कम करोगे, और उसके अकॉर्डिंग वन बाय वन आप क्या करते हैं, उसके ऊपर सारी टेस्टिंग करते हैं, लोड एनालिसिस करते हैं, कौन कौन से फेल्योर आएंगे, कितना फटीग आएगा, कितना क्रीप आएगा, कितना टेंसाइल आएगा, कितना कंप्रेसिव लोड आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप उस मॉडल पे टेस्ट करते हैं। मॉडल लेकिन रियल वन की तरह नहीं होगा, डायमेंशन में कम होता है, तो उसे आप मॉडल कहते हैं। क्यों ऐसा करा जाता है, मॉडल में अगर आप टेस्टिंग करते हैं, रेशियो में कम है, अगर फेल्योर हुआ तो आपका नुकसान कम होगा। क्यों, क्योंकि मटेरियल कम यूज हुआ। ठीक है, मॉडल अगर छोटा है, आपका बनाने में टाइम कम लगेगा तो आपका टाइम बचेगा। तो इस तरह एक छोटा मॉडल पहले बनाते हैं और उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। अगर आप वहाँ पर पास हो गए तो नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोटोटाइप, जो कि आपका फर्स्ट हेडिंग है कि फुल स्केल प्रोटोटाइप प्रोडक्ट एट साइट। अगर उस जगह पे आप पास हो जाते हैं तब आपको एक प्रोटोटाइप मॉडल बनाना पड़ता है, जो कि साइट इन द सेंस रियल वन की तरह होना चाहिए। रियल वन मतलब जैसा ही मान लो कार आप डेवलप कर रहे हैं तो वो कार जो मार्केट में लॉन्च होनी है बिल्कुल वैसे ही डिट्टो आपको एक कार बनानी पड़ेगी। उसके सारे पैरामीटर्स, उसके सारे डायमेंशन, उसके सारे एनालिसिस फैक्टर उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा और उसके बाद उसमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरह की चीज़ों को प्रोटोटाइप मॉडल कहते हैं, जो कि रियल वन की तरह होता है। अब उसके बाद फ़ायदा क्या होता है, जब आप प्रोटोटाइप बना करके टेस्ट कर लेते हो तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि मॉडल में कहाँ पे कमी थी और हमने जब रियल वन बनाया तो वहाँ पे कहाँ पे इशू आ रहा है। तो उस चीज़ को आप यहाँ पर
रेक्टिफाई कर लेते हो, और जब ये प्रॉब्लम यहाँ पे रेक्टिफाई हो जाती है और एग्जैक्ट वन की तरह बन जाता है, तब आप क्या करते हो, उसके बाद ही आपका मास प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। भाई आपने एक प्रोटोटाइप बना लिया, आपने उस पर सारी टेस्टिंग कर ली, उसको चला के देख लिया 2000-5000 किलोमीटर, उसके इंजन्स के सारे पार्ट्स देख लिए, प्रोपेलर शाफ्ट देख लिया, क्लच देख लिया, सारे पैरामीटर्स चेक कर लिए, टायर के अलाइनमेंट चेक कर लिए, व्हील अलाइनमेंट भी होता है उसको भी चेक कर लिया। तो सारी चीज़ें जब आपने चेक कर लिया प्रोटोटाइप पे ही, तो अगर आपका पास हो गया, पास इन द सेंस चेक के बाद उसमें जो भी टेस्टिंग होती है, हर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जो होती है, हर लाइफ मतलब हर एक सेगमेंट पे उसकी टेस्टिंग होती है। तो जब हर सेगमेंट पे वो टेस्ट को पास करता जाता है, तो उसके बाद जो टेस्टिंग इंजीनियर उसमें जब ये कह देते हैं कि हाँ अब आपका प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, तब आप क्या करते हैं, मास प्रोडक्शन करते हैं। तो इस जो टेस्टिंग पैरामीटर्स होते हैं, इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका लॉसेस कम होता है। मास प्रोडक्शन में आपको टाइम, भाई आपने मान लीजिए बनाया और एक एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, फेल्योर हो रहा है चेक कर रहे हैं, फेल्योर हो रहा है चेक कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका लॉस बहुत ज़्यादा होगा, टाइम बहुत कंज्यूम होगा, फैटीग आ जाता है। जो आदमी काम कर रहा है या जो आपके इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उसको बार बार देखना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं फेल्योर हो रहा है, तो उनके अंदर फैटीग आ जाएगा और वो काम करने में उतना 100% इफिशिएंट नहीं हो पाएंगे। तो उन सब चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए यूज करा जाता है प्रोटोटाइप। अब प्रोटोटाइप के बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गया, अब आपको क्या करना है, मास प्रोडक्शन करना है। अब उसके बाद जो टेस्टिंग के लिए और सेकंड स्टेप क्या होता है, स्मॉल स्केल स्पेसिमेन या स्मॉल स्केल स्पेसिमेन बनाते हैं, लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। मान लीजिए कोई भी रॉड है या कोई भी प्रोपेलर शाफ्ट है, वो जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका एक छोटा सा पार्ट तोड़ लेते हैं या ले लेते हैं एक डेफिनेट डायमेंशन के साथ, और उसके बाद उसकी जो भी टेस्टिंग करते हैं लेबोरेटरी में, उसे आप स्मॉल स्केल स्पेसिमेन टेस्टिंग इन अ लेबोरेटरी बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, दिखाया गया है कि जनरली स्पेसिमेन आर टेस्टेड ऑन मशीन इन द लेबोरेटरी आर स्टैटिक, डायनेमिक और इम्पैक्ट लोडिंग। ये बेसिकली स्टेप्स होते हैं जिनको आप टेस्ट करते हो, जिसमें आपका डायनेमिक होता है लोड और स्टैटिक लोड। स्टैटिक लोड मतलब एक कांस्टेंट लोड लगा हुआ है। डायनेमिक अगर वर्ड आ गया तो आप मोशन समझ लेना, कोई भी इक्विपमेंट उस पर टेस्ट करना है जहाँ पर वो मोशन के साथ आ रहा हो। और इम्पैक्ट लोडिंग या सडन लोडिंग जो आ रही है, तो ये सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं। जैसा ये फर्स्ट आपका ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा, कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब ऊपर से इसमें दोनों तरफ से प्रेशर दे रहे हैं और ये कंप्रेस हो रहा है, और बकलिंग आ रही है। बकलिंग का क्या मतलब होता है, सेंटर पे स्वेल अप हो रहा है, तो ये आपका कंप्रेशन टेस्ट होता है जो कि सेंटर पे स्वेल अप होता है। उसके बाद क्या होता है, सेकंड होता है टेंशन। टेंशन के केस में क्या होता है, आपका आपने टेंसाइल लोड लगाया और उसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हुई। उसके बाद क्या होता है, जो आप येलो कलर से देख रहे हैं यहाँ पर, आपका नेक फॉर्मेशन होता है, एक सर्कुलर नेक बन जाता है। नेक फॉर्मेशन मतलब मटेरियल फेल्योर होने की स्टेज में शुरू हुआ, ये आपका नेक फॉर्मेशन हो गया। तो ये कंप्रेशन, ये सॉरी टेंशन के टेस्ट में देख लेते हैं। बेंडिंग में क्या देखते हैं, अब जैसे इसमें दिखाया जा रहा है, एक लॉन्गिट्यूडनल बीम है, दोनों तरफ से सपोर्टेड है और सेंटर से इस पर लोड आ रहा है। तो लोड जब सेंटर से आ रहा है, जो ग्रीन कलर का शो हो रहा है एरो, तो इसमें सेंटर पे आपका बकलिंग होगी, तो यहाँ पर ये बेंडिंग शो ऑफ करता है। टॉर्जन में क्या होता है, जो यहाँ पर टॉर्जन का दिखाया गया है कि टॉर्क, दोनों के सरफेस पे टॉर्क लग रहा है और वो उसे ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो कितनी देर बाद फेल्योर हो जाएगा। ये मूवमेंट, जैसे आपका प्रोपेलर शाफ्ट के केस में ये भी टेस्ट करा जाता है, तो ये टॉर्जन का केस हो गया। अब लास्ट है आपका सीयर। सीयर में आपको पहले भी बता चुके हैं, प्लेन का डिफ्लेक्शन होता है, दो पैरेलल प्लेन का डिफ्लेक्शन होता है, लेकिन आपके ये जो लाइन फोर्स होते हैं वो एक लाइन में नहीं होकर के ऊपर नीचे होते हैं या एक लाइन में नहीं होते हैं। तो ये होता है आपका बेसिकली, ये 4-5 टाइप के जो टेस्ट होते हैं वो लेबोरेटरी में करा जाता है। मोस्ट कॉमन मैकेनिकल डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आर एज फॉलोज। जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं वो ये होते हैं। आपका टेंसाइल टेस्ट होता है, जो आपको अभी पिछले डायग्राम में हमने दिखाया था। फिर आपका होता है कंप्रेशन टेस्ट होता है, इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करा जाता है। सीयर एंड बेंडिंग टेस्ट में आपको बेंडिंग स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं। टॉर्सन टेस्ट में आपको टॉर्क के बारे में टेस्ट करा जाता है। हार्डनेस में मटेरियल का सरफेस कितना हार्ड है वो टेस्ट करा जाता है। इम्पैक्ट टेस्ट में उसका इम्पैक्ट देखा जाता है। फैटिक टेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फैटिक का वर्ड आ जाए अगर तो आप तुरंत समझ लेना रिसाइक्लिंग, या आप बार बार समझ लेना कि रिपीटेड लोड आ रहा है। रिपीटेड लोड, तो कोई भी प्रोसेस, अगर कोई भी मशीनरी पार्ट लगाए और उसमें कहीं पे भी फेल्योर और बार बार रिपीटेड लोड आ रहा है, तो फैटिक टेस्ट कंसीडर करते हैं। और उसके बाद लास्ट में होता है क्रीप टेस्ट। क्रीप टेस्ट क्या होता है, एक कांस्टेंट लोड लगा करके छोड़ दो और उसके बाद उसमें जो भी फेल्योर आता है, एलोंगेशन आता है, उसे आप क्रीप टेस्ट कहते हैं। कांस्टेंट लोड होना चाहिए और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का होना चाहिए। ठीक है। अब बात आती है टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट
कौन कौन से पैरामीटर्स पे करते हैं या कौन कौन से मशीन यूज करते हैं, वो आपका टेंसाइल टेस्ट में है। बेसिकली 3 टाइप्स के मशीन्स यूज होते हैं। दिस टेस्ट आर परफॉर्म्ड ऑन अ मशीन सच एज हॉन्सफील्ड टेंसोमीटर, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है, और उसके बाद इंस्टॉन और अदर मटेरियल टेस्टिंग सिस्टम्स होता है, उसे MTS से डिनोट करा जाता है। अब टेंसोमीटर क्या होता है? देखिए, कोई भी टेस्ट के लिए आप ऐसा नहीं सोचेंगे अगर टेंसाइल टेस्ट है तो हमेशा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन लेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी मटेरियल की स्ट्रेंथ या उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करा जाता है। अब आपका मटेरियल काफ़ी पतला है, आप यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में कर रहे हैं, तो उसका जो लोअर लिमिट है लोड बियरिंग का, वो उससे कम ही है, तो टेस्ट प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो उस चीज़ को करने के लिए आप टेंसोमीटर का यूज करते हैं। द टेंसोमीटर इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ थिन सेक्शन एंड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल। मतलब टेंसोमीटर जो फर्स्ट वन है आपका, वो यूज होता है थिन, मतलब पतले क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए, और लो टेंसाइल स्ट्रेंथ हो, उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसकी बहुत कम होती है, उन मटेरियल्स के लिए आप इनको यूज करते हैं टेंसोमीटर को। अब इसमें कौन कौन से मटेरियल आते हैं? फॉर एग्जांपल लेदर हो गया, आप देखिए लेदर काफ़ी थिन होता है। रबर हो गया, अगर रबर की इलास्टिसिटी या उसके ऊपर टेस्ट करना है कि कितनी देर बाद फेल हो जाएगा, तो आप रबर इक्विपमेंट के ऊपर टेंसोमीटर टेस्ट करते हैं। फिर थिन वायर, काफ़ी पतला वायर है, तो आप उसको टेंसोमीटर पे टेस्ट करोगे। यूटीएम पे टेस्ट ही नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसकी अपर लिमिट या लोअर लिमिट इससे कम या होता है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी इसका कम है। अब नायलॉन हो गया, इस पे भी आप टेंसोमीटर पे ही टेस्ट करते हैं। प्लास्टिक हो गया और एंड पॉलीवुड, ये सारे जो भी चीज़ है, लेदर, रबर, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, लेदर हो गया, रबर हो गया, थिन वायर हो गया, नायलॉन हो गया, प्लास्टिक एंड पॉलीवुड, ये सारी चीज़ें आप टेंसोमीटर पे यूज करते हैं या टेस्ट करते हैं। फिर जैसे अभी आपसे बात कर रहे थे कि रेंज होती है, किसी भी मशीन की अपनी रेंज होती है। जैसे अब यूटीएम की बात करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन की बात करते हैं, तो द यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन हैव लार्ज लोड कैपेसिटी जनरली रेंजिंग फ्रॉम 0 to 4 टन एंड 0 to 40 टन। मतलब कि जो यूटीएम होता है उसकी रेंज जो होती है, लोअर रेंज होती है 0 to 4 टन। मतलब अगर इससे कम का मटेरियल होगा जिसको हमको टेस्ट करना होता है, तो ये इस पर नहीं कर पाएंगे, और मैक्सिमम लिमिट होती है 0 to 40 टन। इसलिए हैवी ड्यूटी जहाँ पर अमाउंट होता है या मशीनरी पार्ट होते हैं, उनकी जो भी टेस्टिंग करना होता है स्पेसिमेन का, उसको आप यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे करते हैं। मटेरियल विथ लार्ज सेक्शन एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ सच एज स्टील एंड एल्युमिनियम बार आर टेस्टेड ऑन देम। जिसका लार्ज सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्ज होगा या डायमेंशन में बड़ा होगा, और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसकी होगी, वही मटेरियल आप किस में यूज करते हैं? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन्स पे। जैसे आपका स्टील हो गया और एल्युमिनियम हो गया, तो इनको आप यूटीएम पे यूज करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे यूज करते हैं। फिर आता है आपका जो आपको पहले बताया कि टेंसोमीटर इज जनरली मैकेनिकली ऑपरेटेड वाइल यूटीएम आर हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड। टेंसोमीटर में क्या होता है, थिन सरफेस को यूज करते हैं, तो उसमें आप मैकेनिकली, उसमें इतना ज़्यादा लोड होता नहीं है, तो आप मैकेनिकली उसको ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर यूटीएम की बात करें तो इसमें हैवी लोड या लार्ज सेक्शन एरिया या हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना होता है, तो उस केस में आप क्या करते हैं? हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होता है। और उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका, दे कैन बी कंट्रोल्ड बाई कंप्यूटर और कैन बी ऑपरेटेड मैनुअली। और अब ये जो यूटीएम मशीन है, इसको जो है कंप्यूटर के थ्रू भी आप कैलकुलेट करते हैं। कंप्यूटर के थ्रू क्या कैलकुलेट करते हैं? एसन कर्व बनता है या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो बनता है, वो ऑटोमेटिकली कोई भी स्पेसिमेन को यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में आपने रखा और उसका टेस्टिंग शुरू करी, तो वो क्या करता है? ऑटोमेटिक जब टेस्टिंग करता है, तो जैसे जैसे उसमें फेल्योर आते हैं, जैसे जैसे नेक फॉर्मेशन आता है या जैसे जैसे उसमें क्रैक जनरेट होते हैं, तो वो सारी डिजाइन को सेल्फ जनरेट कर देता है कंप्यूटर के थ्रू यूटीएम मशीन। तो ये क्या होता है? काफ़ी प्रिसाइज होता है, बहुत ही प्रिसीजन के साथ इसमें रिजल्ट आता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है? मैकेनिकल पावर या मैकेनिकल ऑपरेटर की ज़रूरत कम पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एरर आने के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो इसमें ये कंप्यूटर ऑपरेटेड होता है। फिर क्या होता है इसमें? एक और टर्म्स आपका जो इम्पोर्टेंट होता है, हैवी ड्यूटी के लिए यूज होता है। और टाइम जो होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, टाइम कम से कम कंज्यूम करता है, जल्दी से जल्दी आपकी प्रोसेस कर देता है। मेन आपका ऑपरेटर का वर्क होता है स्पेसिमेन को काट के वहाँ पर सेट करना। वो जितना टाइम लेगा, उसके बाद क्या होता है, ये उस प्रोसेस को कवर अप कर देता है। अब बात आती है मशीन। यूटीएम का जो वेरियस, ये जो यूटीएम है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इसके वेरियस कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे कैसे वर्क होता है इस पर। अब आप देखिए, इसमें जो है
ये है अपर स्लाइड। अपर स्लाइड ये जो आपका ये है आपका मशीन कॉलम, ये जो मशीन है आपका यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, उसका ये जो है ये आपका मशीन कॉलम होता है। इसमें क्या होता है, अपर स्लाइड और एक होता है आपका लोअर स्लाइड। ये जो आपका अपर स्लाइड का पार्ट हो गया, ये लोअर स्लाइड का पार्ट हो गया। ये अपर स्लाइड जो है इस पर मूव करता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, जब आप इसके कंट्रोल पैनल को देखेंगे तो इसमें एक रेड कलर का स्विच होता है, रेड कलर का स्विच होता है। उसको जब आप पुश करते हैं तो ये ऊपर और नीचे मूव करता है। ऊपर नीचे मूव करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर स्पेसिमेन आपको सेट करना है, ये आपका पार्ट जो दिखाया गया है स्पेसिमेन का दिखाया गया, ये आपका कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है जो कि इसी से आपका ऑपरेटेड होता है। और उसके बाद ये कंट्रोल पैनल है और ये अपर ग्रिप दिखाया गया है और ये अपर स्लाइड है। अपर ग्रिप में क्या होता है, जो आपका ये आपका मान लीजिए स्पेसिमेन है और स्पेसिमेन को अगर टेस्ट करना है तो उसको ग्रिप कराना होगा। तो ग्रिप कराने के लिए यहाँ पर थ्रेडेड होता है या शोल्डर होते हैं, ये यहाँ अपर ग्रिप के अंदर इसको सेट कर देते हैं या फिक्स कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसको मूव कराते हैं। यहाँ जो आपका रेड कलर का बटन है, ये स्लाइड, ये जब आप ऑन करते हैं तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो अप जाएगा या तो डाउन आएगा। अप जाने के लिए अगर मान लीजिए बड़ा स्पेसिमेन है तो इस स्लाइडर को ऊपर मूव कराना होता है तो अब अप एरो पे क्लिक करते हैं, और अगर डाउन करना होता है तो डाउन पे क्लिक करते हैं। तो ये क्या होता है, स्लाइडर मूव करता है और यहाँ पर आप अपर ग्रिड पे इस स्पेसिमेन को सेट कर देते हैं। मान लीजिए इस स्पेसिमेन को टेस्ट करना है तो आपने क्या करा, इस पर इसको सेट कर दिया। अब जैसे ही आपने इस पर सेट करा तो इसको मूव कराया, जहाँ पर इस पर ग्रिप आया, सेट हो गया। अब सेट होने के बाद क्या होता है, इसमें आप लोड लगाते हैं हाइड्रोलिकली। जैसे इसका नाम है, आपको पहले पिछले स्लाइड में बताया कि हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होता है, हैवी अमाउंट का लोड चाहिए होता है। तो आप क्या करते हैं, लोड लगाते हैं। अब उसके लिए भी कंट्रोल पैनल पे स्टार्ट बटन होता है, जैसे ही आप उसको पुश करते हैं तो हाइड्रोलिकली ये ऑपरेटेड होने लगता है। अब इसको क्या करता है, ये नीचे वाले लोअर ग्रिप में और अपर ग्रिप में ये मटेरियल आपका फिक्स है, और उसके बाद इसमें टेंसाइल लोड लगाया, क्योंकि ये टेंसाइल यूटीएम टेंसाइल टेस्ट के लिए है। आपने इसमें लोड लगाया तो ये ऊपर की तरफ और एक फोर्स नीचे की तरफ, इसको ये ऊपर अपर ग्रिड ऊपर की तरफ मूव कराता है। टेंसाइल स्ट्रेस अंदर डेवलप होती है और उसके बाद इसी स्पेसिमेन में क्या होता है, यहाँ पर नेक फॉर्मेशन होना शुरू होता है। नेक फॉर्मेशन होना शुरू होता है स्पेसिमेन में। अब नेक फॉर्मेशन के बाद थोड़ी देर बाद जब और लोड लगाते हैं, पी लोड और बढ़ता है तो ये क्या होता है, इसकी थिकनेस कम होती चली जाती है, या डाया आप कह सकते हैं कम होता चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है, डाया कम होते होते ये फेल्योर के केसेस में आ जाता है। तो ये जो टेस्टिंग होती है, अब इसमें आपका जब डाया कम होगा, नेक फॉर्मेशन होगा, फिर नेक्स्ट में कैविटी और बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी, और लोड आप लगाते हैं और टेंसाइल लोड लगाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, आपका एक बार ऐसा स्टेज आता है कि फ्रैक्चर लिमिट पे पहुंच जाता है। और जब भी आप इसको स्पेसिमेन को जब ये टूटेगा और इसको छू करके देखेंगे तो ये आपको गर्म महसूस होगा। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा आपने कि स्पेसिमेन क्यों गर्म हो जाता है? इसके पीछे एक रीज़न होता है कि आपकी रिलेटिव जो ग्रेन्स होते हैं वो मोशन करते हैं, लेकिन ग्रेन्स का जो मोशन होता है, रिलेटिव मोशन होता है, फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है। तो उसके कारण ये फेल्योर होता है और ये हीट जैसे फॉर एग्जांपल आप हाथ को घिसते हैं ऐसे तो क्या होता है, आपका हाथ गर्म हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, वर्क डन आपने करा, वो वर्क डन एनर्जी में सेव हो गई या स्टोर हो गई, तो वो आपको गर्म लगने लगा। सेम वही चीज़ इसमें होती है, जब स्पेसिमेन ऐसे खींचते हैं तो क्या होता है, आप वर्क दे रहे हो और वो एनर्जी टेम्परेचर के रूप में इसमें सेव हो गई, जिसके कारण क्या होता है, ये हॉट हो जाता है, काफ़ी गर्म हो जाता है। तो बेसिकली ये यूटीएम जो होता है आपका टेंसाइल टेस्ट के लिए भी यूज करते हैं और कंप्रेसिव के लिए भी यूज करते हैं। कंप्रेसिव में क्या होता है, आपको लोड लगाना पड़ता है ऊपर, जैसे इसमें टेंसाइल में ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो उसमें डाउनवर्ड करते हैं, और मटेरियल जो होता है, जैसे यहाँ नेक फॉर्मेशन हो रहा था, वहाँ बल्जिंग हो जाता है, बाहर की तरफ स्वेल हो जाता है, आउटवर्ड स्वेल हो जाता है। मटेरियल ऊपर से नीचे की तरफ कंप्रेस करते हैं, आउटवर्ड की तरफ स्वेल हो जाता है, और उसके बाद मटेरियल का डिफॉर्मेशन आप वही स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व होता है उसमें आपका शो हो जाता है। यहाँ पर ऐसे करके प्लास्टिक रेंज, फिर ये जो भी डिफॉर्मेशन होता है, यहाँ पर फ्रैक्चर आ गया। तो ये जो भी कर्व आता है, ये आपकी मान लीजिए इलास्टिक लिमिट है, तो ये जो भी कर्व होता है ये आपका पूरा ऑटोमेटिक इस सिस्टम के थ्रू, कंप्यूटर में आगे प्रिंटर भी लगा होता है, उसके थ्रू ये पूरा जनरेट कर लेता है और ऑटोमेटिक आपको एक ग्राफ दे देता है, जो कि पूरी प्रिसाइजनेस के साथ होती है, एरर के चांसेस नहीं होते हैं, सारी कैलकुलेशन ये खुद करता है। तो ये इसके बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि ये इसके जो टेक्निकल आस्पेक्ट हैं या इसकी जो ऑपरेशन है और इसकी वर्किंग के बारे में हम आपका नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करते हैं। ओके, थैंक्स।